तो हाय गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेरो। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे काफी ज्यादा प्यार दिखाया था, जिससे लिटरली मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बट यूट्यूब से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने यूट्यूब से ही उस वीडियो को हटा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अपन तो है ही पैदाइशी हरामी। तो इसलिए मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई एनिमे को लेकर। तो आप इस एनिमे को शुरू से अंत तक पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये एनिमे काफी ज्यादा औसम है। तो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। Snitching on my fast. Back it up, back it up. 2, 2, 3 gon' make a nigga back it up. 21. Tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga he ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a. एनिमे के पहले सीन में हम एक लड़के को फैमिली या कैफे के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। दरअसल इस लड़के का नाम हयातो है। उसके बाद हयातो इस कैफे के अंदर आ जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि ये कैफे हयातो की दादी का है, जो कि कुछ समय पहले निपट चुकी हैं। दैट्स रीजन फॉर दैट हयातो यहाँ इस कैफे को बेचने के लिए आया है। तभी हयातो को अपने पीछे से कुछ आवाज आती है, जिस पर हयातो पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ एक लड़की निर्वस्त्र खड़ी हुई थी और अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही तेज चिल्लाने लगते हैं। हयातो वहाँ से भागकर आगे जाता है, पर जैसे ही वो दूसरे रूम का दरवाजा खोलता है, तब वहाँ उसे एक और लड़की सेम सिचुएशन में दिखाई दे जाती है। इतने बड़े बड़े नजारों को देखकर हयातो की आंखें तो मानो फटी की फटी रह जाती हैं। अब हयातो वहाँ से भागकर तीसरे रूम में जाता है, पर वहाँ भी उसे ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, जहाँ से वो भागता हुआ चौथे रूम में जाता है और चौथे रूम में भी उसे सेम नजारे देखने को मिलते हैं। वहाँ से वो पांचवें रूम में जाता है, लेकिन पांचवें रूम में तो अलग ही लेवल का कांड चल रहा था। हयातो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके कैफे में खतरनाक लड़कियाँ क्या कर रही हैं। तभी हयातो की और एमी नाम की लड़की आती है, जो उसे एक ही किक में वहीं पर सुला देती है। और अब हमें पता लगता है ये पांचों लड़कियां फैमिलिया कैफे में काफी लंबे समय से काम कर रही हैं और हयातो की दादी ने ही इन पांचों को काम पर रखा था। अगले सीन में हम देखते हैं जब हयातो की आंखें खुलती हैं, तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो कहता है, मुझे तुम लोगों ने बांध कर क्यों रखा है? मैं कोई कैदी नहीं हूँ और ये मेरा कैफे है। तभी एमी, जिसने हयातो को किक किया था, वो कहती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने जाने अनजाने में तुम्हें किक कर दिया। तभी वहाँ पर एक रिहो नाम की लड़की कहती है, हमें तुम्हारी दादी ने बताया था तुम टोक्यो गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में। तभी हयातो कहता है, आखिर तुम लोग हो कौन और वो बुढ़िया तुम्हारी कौन लगती थी? तभी एक कोनो नाम की लड़की कहती है, हम लोग उनका परिवार हैं। जिस पर हयातो कहता है, नो बे, उसकी एक ही फैमिली है जो मैं हूँ। तभी अकाने नाम की लड़की हयातो से कहती है, तुम्हारी दादी ने ही हमें यहाँ पर रखा है और उन्होंने कहा था तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, क्योंकि ये कैफे काफी बड़ा है और यहाँ काफी जगह है। हयातो कहता है, तुम लोगों को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से मैं इस जगह का वारिस हूँ। तभी वहाँ पर ओका नाम की लड़की कहती है, तुमने तुम्हारी दादी को 3 साल पहले अकेला छोड़ दिया था, जिसके बाद हम लोग उनके साथ रहे और उनके फ्यूनरल का पैसा भी हम लोगों ने दिया। हयातो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तो मेरी रस्सियां खोल दो और इस घर से चली जाओ। दरअसल हयातो की दादी से उसकी छोटी सी लड़ाई हो गई थी, शायद यही वजह रही होगी कि हयातो टोक्यो चला गया। खैर, अगले सीन में हम सभी लड़कियों को एक बीच पर देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लड़कियां बात कर रही थी कि हयातो इन लोगों को कैफे से निकालने वाला है। ओका कहती है, हमें हयातो को इग्नोर करना चाहिए और जैसे हम लोग अब तक वहाँ पर रहते आए हैं, इन फ्यूचर भी वहीं पर रहते रहेंगे। जिस पर ओनो कहती है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हयातो के पास उस जगह के सारे राइट्स हैं और वो हमें वहाँ से इजीली निकाल सकता है। अब उन लोगों को याद आता है कि हयातो उनसे कह रहा था वो यहाँ पर उस जगह को तुड़वाकर एक पार्किंग लॉट बनवाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफी विजिटर्स विजिट करते हैं, जिसकी वजह से उसका ये बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। तभी वहाँ पर अकाने कहती है, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग दूसरी जगह पर रह सके। तभी वहाँ पर रिहो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है, हम जैसी 5 क्यूट लड़कियों को उसने नंगा पुंगा देखा है और वो शकल से भी ठरकी लगता है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो एकदम ठरकी लौंडा है और अगर हम 5 लड़कियां मिल जाए तो हम लोग उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगले सीन में हम हयातो को उसके कमरे में लेटा हुआ देखते हैं। हयातो अपनी दादी के साथ हुई आर्ग्यूमेंट को याद कर रहा था। इसके बाद वो सोचता है शायद उसने अपनी दादी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए था। तभी हयातो के रूम का दरवाजा खुलता है और ओका वहाँ से अंदर आती है। ओका ने एक मेड की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी प्यारी दिखाई दे रही थी। वो हयातो से कहती है, मास्टर, मैं डिनर बनाने के बारे में सोच रही थी, तो क्या आप हम लोगों के साथ खाना खाना पसंद करेंगे? हयातो कहता है, तुम जो भी कर लो, मैं अपना फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। जिस पर ओका कहती है, नहीं मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। हयातो कहता है, तो क्या तुम डिनर बनाते वक्त हमेशा ऐसी ड्रेस पहनती हो? ये सुनकर ओका को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हयातो कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा करने वाली हो तो मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगा। ओका कहती है, चलो ठीक है मास्टर, फिर मैं आपके लिए पिलाफ बना देती हूँ। लेकिन हयातो कहता है, नहीं, फ्राइड चिकन।
अब ओका को तो फ्राइड चिकन बनाना आता नहीं था, इसलिए वो उसे पूरा जलाकर रख देती है। इसके बाद हयातो उसे हिसाब लगाकर बताता है, तुमने तो 1000 यान को आग लगा दी ऐसा खाना बनाकर। अब ये सुनकर ओका रिहु को चिपक कर रोने लगती है। इसके बाद रिहु वहाँ पर एमी को बुलाती है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी। एमी बड़े रोमांटिक स्टाइल से हयातो को हयाची बुलाती है, जो सुनकर हयातो कहता है, क्या क्या क्या, खबरदार कि अगर तुमने दोबारा से मुझे ऐसा कहकर बुलाया तो। अब इससे एमी को तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। शायद एमी का प्लान हयातो को सीड्यूस करने का था। अगले सीन में हम सभी लड़कियों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ उनकी टेबल पर काफी अच्छी अच्छी चीजें थी। वहीं अपना हयातो दुकान से लाया हुआ शायद बर्गर खा रहा था। तभी रिहो अपने तीसरे प्लान को एग्जीक्यूट करती है। वो हयातो से कहती है, मास्टर आपके नहाने का पानी गर्म हो गया है। आफ्टर दैट हम देखते हैं हयातो टब में बैठकर नहा रहा था। तब वो अपनी दादी के साथ हुई आर्गुमेंट को दोबारा से याद करने लगता है, जहाँ हयातो अपनी दादी से कह रहा था, मैं टोक्यो जाऊंगा और वहाँ से खूब सारा पैसा कमाऊंगा, फिर हम लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसकी दादी कहती है, मुझे ढेर सारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस इतने ही पैसे चाहिए जिससे हम लोग अच्छे से जी सकें। और उनकी बात सुनकर हयातो काफी गुस्सा हो जाता है। सीन वहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हयातो सोच रहा था। वो सोचता है ना जाने में ऐसी बातें उनसे क्यों कर रहा था। खैर इसके बाद हयातो बाथरूम से नहाकर बाहर आता है। वो देखता है कि कैफे का दरवाजा खुला हुआ है। देन वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ उसे अकाने बैठी हुई मिलती है। अकाने वहाँ बैठकर सिगरेट पी रही थी। तभी हयातो उसे बताता है कि इस कैफे में सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। अकाने कहती है, अगर तुम इस कैफे को बंद ही करने वाले हो तो मेरे सिगरेट पीने या ना पीने से क्या ही फर्क पड़ेगा। जो सुनकर हयातो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम रिहो और ओनो दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। रिहो ओनो से कहती है, मैं ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद ओनो हयातो के कमरे में चली जाती है, जिससे हयातो की भी आंखें खुल जाती हैं। ओनो हयातो के पास जाकर काफी ठरकियों जैसी बातें करने लगती है। आफ्टर दैट वो हयातो के ऊपर ही चढ़ जाती है, लेकिन हयातो को इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ओनो अपना पैजामा खोल देती है। इधर हम रिहु को देखते हैं, जो अपना फोन लेकर हयातो के रूम की ओर ही आ रही थी। दरअसल रिहु का यही प्लान था कि वो हयातो को ओनो के साथ रंगे हाथों पकड़कर हयातो को ब्लैकमेल कर सके। इधर ओनो भी बिल्कुल रेडी थी। तभी वहाँ पर एमी आकर ओनो को हयातो से दूर करती है और वो हयातो की बिना कुछ सुने ही सुताई लगा देती है। अगले दिन हम देखते हैं हयातो ने 2 लोगों को बुलवाया था, ताकि वो लोग इस कैफे की इंस्पेक्शन करके बता सकें ये जगह पार्किंग प्लॉट के लिए कैसी रहेगी। जो देखकर लड़कियों को लगता है शायद हयातो और ये लोग मिलकर इस कैफे को तोड़ने वाले हैं। अगले सीन में हम इन सभी को बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ रिहो बाकी लड़कियों से कहती है, मुझे लगता है कि हमें इन्हें मारकर गार्ड देना चाहिए। एमी कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा जाकर उस कैफे के बोर्ड को हिला हिलाकर उखाड़ देता है। अब ये देखकर हयातो भी अपनी दादी के साथ उस मोमेंट को याद करता है, जब उसने अपनी दादी से इस बोर्ड के बारे में पूछा था कि इस बोर्ड में फेमिलिया क्यों लिखा है। तब उसकी दादी ने बताया था, दरअसल फेमिलिया एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है एक परिवार, और इस कैफे में आने वाले सारे गेस्ट हमारा परिवार ही होंगे। तभी वो बंदा उस बोर्ड को फेंकने के लिए जाने लगता है, लेकिन हयातो उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे माफ करना पर ये बोर्ड मुझे चाहिए। अब ये देखकर उन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हयातो करना क्या चाहता है। इसके बाद अकाने ओका से कहती है, ओका अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तो जाओ और पिलाफ बनाओ। अगले सीन में हम हयातो को उसके बेड पर देखते हैं, जहाँ हयातो अपनी दादी को याद कर रहा था। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इसके बाद उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया। उसी वक्त हयातो के रूम में ओका आती है। ओका हयातो के लिए पिलाफ बनाकर लाई थी। वो हयातो से कहती है, तुम्हारी दादी ने मुझे ये बनाना सिखाया था, और तुम्हारी दादी ने मुझे ये भी बताया था कि ये डिश तुम्हारी फेवरेट हुआ करती थी, तो अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते तो इसे बाहर फेंक देना। इसके बाद हयातो उस पिलाफ को खाने के लिए बैठ जाता है। वो पिलाफ वैसा ही बना था जैसी उसकी दादी बनाया करती थी। तभी उसे याद आता है कि उसकी दादी किसी के सामने झुककर रिक्वेस्ट कर रही थी, पर वो आदमी उसे अपना कैफे बेच देने के लिए कह रहा था, क्योंकि उस आदमी का हयातो की दादी के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था, और ये सब दूर छिपकर हयातो देख रहा था। तभी हयातो जब उस पिलाफ की एक बाइट लेता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हयातो कहता है, उस बुढ़िया को क्या लगता था मैं टोक्यो जाकर मजे करना चाहता हूँ। दरअसल मैं तो वहाँ जाकर पैसे इसलिए कमाना चाहता था ताकि मैं उस बुढ़िया का सारा कर्जा उतार सकूं और उन सभी से बदला ले सकूं जिन्होंने उसे दुख दिया है। और ये सब ओका भी दूर खड़ी देख रही थी। ओका सोचती है शायद हम लोग हयातो को कुछ ज्यादा ही गलत समझ रहे हैं, अपनी दादी को छोड़कर जाने की उसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। अगले सीन में हम देखते हैं हयातो अपने बर्तनों को धोने के लिए किचन में आ जाता है। तभी उसके पीछे से ओका आती है, जो उसे कहती है, मास्टर आप बर्तन क्यों
क्यों धो रहे हैं? हयातो कहता है क्योंकि खाना मैंने खाया है तो बर्तन कोई और क्यों धोएगा? ओका कहती है क्या सच में आपने मेरे हाथों का बना फिलअप खाया? वैसे आपको मेरे हाथों का खाना खाकर कैसा लगा? जिस पर हयातो कहता है हाँ ठीक ही था। हयातो ओका से पूछता है क्या सच में मेरी दादी तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खाया करती थी? ओका कहती है हाँ, हम सभी लोग साथ बैठकर खाना खाया करते थे और साथ ही काफी हंसी मजाक भी किया करते थे और दादी कहा करती थी कि मैं ऐसे ही हंसते खेलते मरना चाहती हूँ। हयातो कहता है मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मेरी दादी की जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी हो गई। इसके बाद हयातो कहता है मुझे कैफे के सारे खाते दिखाओ और जब वो कैफे के खाते देखता है तब उसे पता लगता है कि बुढ़िया ने तो आज तक सिर्फ नुकसान ही कराया है। तभी हयातो डिसाइड करता है कि अब से हयातो अपनी दादी की जगह इस कैफे को रन करेगा और फिर भी अगर उसे कुछ मुनाफा इस कैफे से नहीं मिलता तब वो इस कैफे को बंद कर देगा। जिस पर ओका कहती है इसका मतलब है तुम हमारे साथ यहाँ रहोगे? हयातो कहता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगा, तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी क्योंकि मैं इस जगह का ओनर हूँ। और हयातो की ये बात सभी लड़कियों को एक एक करके माननी पड़ती है। अगले दिन हयातो सभी लड़कियों का इंट्रोडक्शन लेता है। आफ्टर दैट वो कहता है क्योंकि हम लोग इस कैफे में काम करने वाले हैं तो हम लोगों को अपना अपना काम अलग अलग बांट लेना चाहिए। तभी रिहो कहती है उसे क्लीनिंग का काम पसंद नहीं है क्योंकि उसके नाखून गंदे हो जाएंगे। एमी कहती है हाँ मुझे भी कपड़े वपड़े धोना अच्छा नहीं लगता। अकाने कहती है उसका ब्लड प्रेशर लो है इसलिए वो भी साफ सफाई का काम नहीं कर सकती। एंड लास्ट में ओका भी काम करने के लिए मना कर देती है। हयातो कहता है अपनी बकवास बंद करो, अगर हमें इस घर में साथ रहना है तो काम को अलग अलग बांटना ही होगा। एमी कहती है सारे काम हमारे लिए दादी कर दिया करती थी जैसे कि खाना बनाना, साफ सफाई करना एक्सेट्रा। जो सुनकर हयातो कहता है क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि उनके इतनी जल्दी मरने की वजह तुम लोग भी हो सकते हो क्योंकि तुम लोगों की वजह से उन्हें अकेले इतना सारा काम जो करना पड़ता था। जो से लड़कियां कहती है अरे नहीं हम भी किया करते थे। तभी ओनो कहती है हाँ ठीक है वो काम करने के लिए तैयार है और उसे साफ सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हयातो कहता है चलो ठीक है अब हमें घर की साफ सफाई शुरू करनी चाहिए और इसके लिए बाकी सारी लड़कियां भी मान जाती हैं। लेकिन कोई भी लड़कियां ठीक से काम नहीं कर रही थी। तभी हम देखते हैं ओका फ्लोर को साफ कर रही थी। सेम टाइम वहाँ से हयातो गुजर रहा था और उसकी नजर ओका की चेन टपक डम पर पड़ जाता है। तभी वहाँ पर रिहो आती है जो ओका को बताती है ओका तुम्हारे वर्टिकल लिप्स दिख रहे हैं। जो सुनकर ओका काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से नीचे गिरने लगती है। वो नीचे गिरते हुए हयातो के मुंह पर लात मार देती है जिसकी वजह से हयातो की हालत खराब हो जाती है। अगले सीन में हम हयातो को कपड़े धुलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर ओका आती है। हयातो वॉशिंग मशीन से एक ब्रा निकाल लेता है जो देखकर ओका वहाँ पर चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती हैं। ओका उनसे कहती है देखो ये ठरकी लड़का मेरे कपड़ों को किस तरह से छू रहा है। हयातो कहता है इनमें गलत ही क्या है, ये नॉर्मल से कपड़े ही तो हैं और मैं इन्हें बस सुखाने के लिए ले जा रहा था। और ये सुनकर वो लड़कियां बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं। एज अ पनिशमेंट वो कहती हैं अब तुम्हें इस पूरे कैफे को अकेले ही साफ करना होगा। और अगले सीन में हम हयातो को ऐसा ही करते देखते हैं। तभी हयातो की नजर सामने रखी एक कॉफी मशीन पर जाती है। उसे याद आता है कि एक बार उसने अपनी दादी से पूछा था दादी ये मशीन काफी पुरानी हो गई है तो क्यों ना हम नई मशीन को खरीद लें। तब उसकी दादी ने कहा पागलों जैसी बात मत करो, पुरानी मशीन से कॉफी ज्यादा अच्छी बनती है नई मशीन की तुलना में। तब हयातो डिसाइड करता है कि अब वो उस मशीन को भी साफ करेगा। तभी वहाँ पर ओनो आती है जो हयातो से कहती है ये मशीन दादी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी तो प्लीज इस मशीन को यहाँ से मत निकालना। हयातो कहता है मैं इसे नहीं निकालने वाला, मैं तो बस इसकी साफ सफाई कर रहा था। ओनो कहती है दरअसल हम लोग खाना खाने जा रहे थे इसलिए मैं तुम्हें भी बुलाने के लिए आई थी। हयातो कहता है मुझे कैफे साफ करने में समय लगेगा तो तुम लोग पहले जाकर खाना खा लो। लेकिन ओनो कहती है नहीं हम सभी लोग साथ ही बैठकर खाना खाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं ओका हयातो से पूछती है हे ठरकी तुमने पूरे कैफे की साफ सफाई कर दी ना। लेकिन हयातो कहता है मुझसे इस तरह से बात मत करो। तभी वहाँ पर ओनो भी खाना लेकर आ जाती है। ओनो ओका से कहती है उसे इस तरह से बात मत करो क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं। इसके बाद ये सभी लोग वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। हयातो को रियलाइज होता है कि ये सच में बहुत ही प्यारा मोमेंट है क्योंकि वो सभी मिलकर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उसे ओनो की एक बात याद आती है कि उसने दादी से वादा किया था वो सभी मिलकर एक साथ एक परिवार की तरह बैठकर खाना खाएंगे। और यहाँ से सीन चेंज होता है। हम हयातो को बाथरूम में नहाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर ओका आ जाती है। वो हयातो को इस हालत में देखकर बिल्कुल शर्मा जाती है। ओका कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हयातो कहता है दरअसल रिहो ने कहा था तुम बाथरूम में पहले जाकर नहा सकते हो। ओका कहती है एटलीस्ट तुम बाहर बोर्ड तो लगा सकते थे ना। तभी यहाँ पर एमी आ जाती है।
और हमें एमी काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी। एमी कहती है मैंने पहले ही कहा था मैं कैफे की सारी लड़कियों को प्रोटेक्ट करूंगी। और इतना कहने के बाद वो हयातो की सुताई कर देती है। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हयातो सभी लड़कियों को बताता है अब हम इस कैफे की रीओपनिंग करेंगे और मैं इस कैफे का ओनर हूँ, तो एटलीस्ट मुझे कॉफी तो बनानी आनी चाहिए। वो ओनो से कहता है ओनो तुम सर्व करने का काम कर सकती हो। तभी ओका हयातो से कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छी कॉफी बना सकते हो। तब हयातो मन में सोचता है इट्स टाइम टू सरप्राइज ऑल द गर्ल। इन्हें नहीं पता मैंने दादी को कई बार कॉफी बनाते हुए देखा है। एंड देन वो कॉफी बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद ये सभी लड़कियां हयातो के हाथों की बनी कॉफी टेस्ट करती हैं। अब हयातो को तो इस टाइम पर लग रहा था कि इन्हें कॉफी बहुत ही पसंद आएगी, लेकिन वो लड़कियां कहती हैं इस कॉफी से अच्छा तो गटर का पानी है। ये सच में दुनिया की सबसे बकवास कॉफी है। लेकिन हयातो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे जेलस हो और तुम ये यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि इस कॉफी को मैंने बनाया। अकाने कहती है अगर हमने इस कॉफी को इस कैफे में बेचा तो ये कैफे शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। अगले सीन में हम हयातो को देखते हैं जो कैफे में बैठकर अपने हाथों की कॉफी ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे खुद भी अपनी कॉफी का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं अकाने भी वही बैठी होती है। हयातो जब अकाने को देखता है तब वो सोचता है इसने तो मेरी सारी बातें सुन ली होगी जो मैं अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था। तभी हयातो के पास अकाने आकर डेस्क पर कुछ पैसे रखती है। वो हयातो से कहती है क्योंकि उसे ठंड लग रही है इसलिए वो 1 कप कॉफी बनाकर पीना चाहती है। हयातो कहता है उस समय जब तुमने मेरी कॉफी की इंसल्ट की तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एज अ कंपनसेशन तुम मुझे कॉफी बनाकर पिलाओ। अकाने कहती है ठीक है, पर यही बात वो अगर उससे रिक्वेस्ट करके बोले तब। हयातो कहता है जा मुझे नहीं पीनी तेरे हाथ की कॉफी, लेकिन अकाने उसके लिए भी कॉफी बना ही लेती है। वो उस कप को वहीं रखकर हयातो से कहती है अगर तुम्हें इस कॉफी को पीना है तो पी लेना। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। हयातो उस कप को उठाकर उसकी पहली सिप लेता है और उसका टेस्ट हयातो को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। आफ्टर दैट वो यहाँ से उठकर अकाने के पास जाता है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी दादी ने कॉफी बनाना सिखाया? जिस पर अकाने कहती है हाँ। तो हयातो उसे कहता है क्या वो उसे भी कॉफी बनाना सिखाएगी? जिस पर अकाने उसकी ओर देखने लगती है। हयातो अगेन उसे कहता है क्या प्लीज वो उसे कॉफी बनाना सिखाएगी? तभी अकाने को दादी की एक बात याद आती है। उन्होंने अकाने से कहा था हयातो सभी से काफी रूडली बिहेव करता है और वो सारे काम बिगाड़ देता है, लेकिन इसके बाद वो सभी से माफी भी मांग लेता है और ऐसा करते हुए वो काफी क्यूट लगता है। और ये सब अकाने के सामने हो भी रहा था। अकाने कहती है तुम काफी क्यूट लग रहे हो, जो सुनकर हयातो को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। एंड देन वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अकाने उसका पीछे से हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है रुको मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इसके बाद हम इन दोनों को कॉफी मशीन के पास देखते हैं। हयातो सोचता है कहीं दोबारा से ये मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। हयातो बदला लेने के लिए कहता है अकाने जब तुम मुस्कुराती हो तब बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती हो, लेकिन उसकी इस बात से अकाने को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम हयातो को बाथरूम में नहाते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर एमी आ जाती है जो बिल्कुल न्यूट्रल थी। हयातो कहता है नहीं इस बार तो मैंने बाहर बोर्ड भी लगाया था, लेकिन एमी उसकी एक नहीं सुनती और उसकी सुताई करने लगती है। खैर यार इस तरह से तो सभी को पिटना मंजूर होगा। अगले दिन हम हयातो और रियो को कहीं जाते हुए देखते हैं। हयातो कहता है दरअसल हम यहाँ हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर्स को ये बताने के लिए आए हैं कि हम हमारे कैफे की दोबारा रीओपनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सुनने के बाद भी रियो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ मुझे डेट पर लाए हो। हयातो कहता है कैफे की बाकी सारी लड़कियाँ काफी अजीब हैं, इसलिए मुझे तुम्हें ही यहाँ लाना ठीक लगा। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग एक आदमी से मिलते हैं। हयातो उससे कैफे के रीओपनिंग के बारे में बात करने लगता है, लेकिन वो ठीक से बात नहीं कर रहा था लाइक इंट्रोवर्ट। तब रियो सिचुएशन को संभालते हुए उस आदमी से बात करती है। वो कहती है दरअसल हम लोग हमारे कैफे को रीओपन करना चाहते हैं और हमें इसमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि हम ये आपकी मदद के बिना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद ये लोग दूसरे शख्स से मिलते हैं, लेकिन हयातो वहाँ भी ठीक से बात नहीं कर पाता और यहाँ भी रियो ही उस सिचुएशन को संभालती है। इसके बाद हम इन दोनों को एक मंदिर में देखते हैं। तब रियो हयातो से कहती है हम अपने कैफे को रीओपन करने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं गॉड को रिपोर्ट करने आई हूँ। हयातो कहता है ये क्या बकवास है, तुम ऐसा कर ही क्यों रही हो, और वैसे भी तो हमने हमारे पार्टनर्स को रिपोर्ट कर दिया है। रियो कहती है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम वहाँ बस चुपचाप खड़े रहे, क्या तुम इसे बात करना कहते हो? जो सुनकर हयातो काफी शौक हो जाता है। रियो कहती है जब तुमने कहा कि हम कैफे को रीओपन करने वाले हैं तब मुझे लगा कि तुम्हारी
रिसॉल्विंग स्किल काफी अच्छी होगी, पर सच में है तो तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया, और अगर तुमने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया तो तुम इस कैफे को कभी हैंडल नहीं कर सकते। देन हयातो को भी अपनी दादी की एक बात याद आती है। उसकी दादी ने उसे बचपन में कहा था, जब तुम किसी काम को स्टार्ट करते हो तब तुम्हें वो हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जो तुम कर सकते हो। हयातो कहता है, तुम ठीक ही कह रही हो, मेरी रिसॉल्विंग स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और अपने आप को और भी बेहतर बनाऊंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। रियो उससे कहती है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? हयातो कहता है, मैं दोबारा से उन सभी से बात करने जा रहा हूँ जिससे मैंने ठीक से बात नहीं की, पर इस बार मैं सभी से अच्छे से बात करूंगा। और हयातो की ये बातें रियो को बिल्कुल खुश कर देती हैं। तब रियो अपनी स्कर्ट उठाकर उसे अपने वर्टिकल लिप्स दिखाने लगती है और वो कहती है, मोगेम्बो तुमसे खुश हुआ, तुम जब तक चाहो इन्हें देखकर एंजॉय कर सकते हो। मतलब लिटरली अभी इन्होंने इतना इमोशनल सीन कर दिया और इसके बाद ये, लेकिन हयातो उसे देखकर एम्बेरिस हो जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। अगले दिन हम ओका और हयातो को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और रीजन बस इतना सा था कि हयातो ने ओका के कपड़ों के साथ साथ वॉशिंग मशीन में अपना सॉक्स डाल दिया था और ये सब रिहो भी छुपकर देख रही थी। अगले सीन में हम रिहो और हयातो को आपस में बात करते हुए देखते हैं। रिहो हयातो से कहती है, तुम्हें बात बात पर ओका से ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। हयातो कहता है, मैं नहीं लड़ता हूँ, वही मुझसे लड़ती है। रिहो कहती है, अगर तुम दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारे कैफे में कौन आना पसंद करेगा? भला ऐसे कैफे में कौन आएगा जहाँ हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती हैं? और वैसे भी तुमने कुछ समय पहले कहा था कि तुम इस कैफे को आगे बढ़ाओगे। अगले सीन में हम ओका को कपड़े सुखाते हुए देखते हैं। हयातो भी उसे खड़ा देख रहा था। वो सोचता है शायद रिहो मुझसे ठीक ही कह रही थी, मुझे ओका के साथ अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने कैफे में फीमेल कस्टमर्स के सामने कुछ ऐसी वैसी बात कह दी तो वो यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगी। पर मैं इसे दोस्ती कैसे करूँ, क्योंकि इस लड़की का नेचर तो बहुत ही एग्रेसिव है। तभी वहाँ पर बैठी हुई अकाने हयातो से कहती है, तुम अगर ओका के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी तारीफ करनी चाहिए। हयातो कहता है, हाँ, कुछ समय पहले मैंने भी तो तुम्हारी तारीफ की थी, पर उससे तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा। तभी ओका हयातो से कहती है, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? और ये सुनकर हयातो को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने फेस एक्सप्रेशन को चेंज कर जबरदस्ती स्माइल करके ओका की तारीफ करता है। पर ऐसे हयातो को तारीफ करते हुए देख ओका को वो तारीफ कम और बेइज्जती ज्यादा लगती है, इसलिए वो हयातो के मुंह पर अपनी चप्पल फेंक मारती है। आफ्टर दैट इन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। ये देखकर एमी कहती है, ये दोनों जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। तब ओनो कहती है, मुझे नहीं लगता कि हयातो कोई बुरा लड़का है। एमी कहती है, बुरा तो नहीं पर ठरकी जरूर है। अगले सीन में हम देखते हैं हयातो कॉफी बना रहा होता है। वो हमें बताता है कि आज का डिनर कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ओका ने खाना बनाते समय विनेगर की जगह वाइन मिला दी। इसके बाद हम देखते हैं हयातो अपने कमरे में जा रहा होता है। तभी उसके पास रिहो आती है। रिहो हयातो से कहती है, क्या तुम ओका के रूम में जाकर उसे बता सकते हो कि नहाने का पानी गर्म हो गया है तो वो नहा सकती है। ये सुनकर हयातो ओका के रूम में चला जाता है। ओका वहाँ मेड की ड्रेस पहने हुई थी। वो हयातो को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हयातो कहता है, पहले तुम बताओ कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। ओका बताती है, दरअसल मैंने इस मेड की ड्रेस को इसलिए पहना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि इसकी फिटिंग बिटिंग अच्छी है या नहीं, क्योंकि हम लोग इसी को पहनकर कैफे में काम करने वाले हैं। हयातो कहता है, हाँ तुम अच्छी लग रही हो इसमें थोड़ी बहुत। ओका थोड़ा गुस्से में कहती है, क्या? हयातो कहता है, आई मीन तुम भले ही ना अच्छी लग रही हो, पर ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही है, तो इससे हमें काफी मदद मिलेगी लोगों को हमें अपने कैफे की ओर अट्रैक्ट करने में। हयातो रियलाइज करता है शायद इनडायरेक्टली उसने ओका की इंसल्ट कर दी, लेकिन बजाय गुस्सा करने के ओका उससे थैंक्स करती है। हयातो कहता है, वैसे मैंने तुम्हारी तो तारीफ नहीं की थी, मैंने तो इस ड्रेस की तारीफ की। ओका कहती है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें थैंक्स किया, क्योंकि ये ड्रेसेस मैंने ही बनाई हैं। तभी ओका को दादी की एक बात याद आती है। उन्होंने एक बार ओका को बताया था। हयातो काफी कड़वी बातें करता है, पर उसकी अच्छी बात यह है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। एंड दैट्स रीजन फॉर दैट कि ओका काफी खुश थी, क्योंकि हयातो ने उसकी ड्रेस की सच्ची तारीफ की थी। ओका हयातो से कहती है, वैसे डे बाय डे तुम्हारी कॉफी का टेस्ट भी बेहतर होता जा रहा है। तभी हयातो के पीछे से ओनो आती है, जो उससे बड़ा ही चिपकने लगती है। हयातो को याद आता है कि ओनो ने भी वो वाइन वाला डिनर खाया था, और मैं आपको बता दूं कि नशा होने के बाद ओनो बिल्कुल ठरकी हो जाती है। अगले दिन हम हयातो को उसके लैपटॉप पर उसे कुछ काम करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास एमी आकर उसे परेशान करने लगती है, इसलिए हयातो उस पर गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हयातो और ओनो दोनों मार्केट से कैफे का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हयातो सभी लड़कियों को बताता है, कल से हम हमारा फैमिलिया कैफे रीओपन करेंगे, जिस पर ओनो कहती है तो इस खुशी में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, जिसके लिए मैं शराब भी लाऊंगी। जिस पर ओका कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ओनो नशा होने के बाद पता नहीं क्या ही हरकतें कर देती है। लेकिन इन सभी लड़कियों के बीच एमी काफी चुपचाप बैठी हुई थी। पूछने पर एमी बात को टाल
डाल देती है। इसके बाद हयातो सभी लड़कियों की सर्विस के लिए उन्हें पेमेंट करता है। लड़कियां पूछती है तुम्हारे पास पेमेंट करने के लिए पैसे कहाँ से आए। हयातो बताता है दरअसल वो काफी लंबे समय से एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा था और उन स्टॉक्स की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब शाम के समय हम हयातो को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। हयातो सोचता है मैं काफी खुश हूँ कि कैफे की सारी लड़कियां मुझसे इतनी जल्दी घुल मिल गईं, पर मुझे नहीं पता है कि मैं उनके साथ मिलकर भी कैफे को अच्छे से रन कर पाऊंगा भी या नहीं। तभी एमी हयातो के पीछे से आती है और उसे कहती है हयातो तुम्हें क्या लगता है हम कैफे की सारी लड़कियां तुमसे इतनी जल्दी घुल मिल क्यों गए। हयातो को याद आता है कि इन सभी लड़कियों को उसकी दादी ने ही उसके बारे में सभी लड़कियों को बताया। एमी कहती है क्या तुम समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हयातो कहता है हाँ, और मुझे समझाने के लिए थैंक्स। अब एमी वहाँ से जाते समय हयातो से कहती है तुम्हें पता है कि कुछ चीजें जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं वो अक्सर किसी की वजह से टूट जाती हैं। तो अगर तुम्हारी कभी कोई ऐसी चीज टूटती है तो शायद उसकी वजह मैं ही होंगी। सो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। और ये सब सुनकर हयातो को तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं हयातो का फोन और उसका लैपटॉप बिल्कुल टूट चुका है। हयातो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चीजों का ये हाल किसने कर दिया। तभी वहाँ पर एमी आती है और उसे बताती है दरअसल मैं जब तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर ला रही थी तभी मेरे हाथों से मेरे डंबल छूट गए और उनके गिरने की वजह से तुम्हारा फोन और लैपटॉप टूट गया। और अब हयातो को समझ आता है कि आखिर कुछ देर पहले एमी ये सब उससे क्यों कह रही थी। तभी वहाँ पर ओनो आती है जो हयातो से कहती है तुमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो कंपनी किन्हीं कारणों से बैंक करप्ट हो चुकी है। ये सुनकर हयातो बहुत ही डर जाता है। वो सोचता है जल्द से जल्द मुझे मेरे स्टॉक्स बेचने होंगे, लेकिन अब हयातो का लैपटॉप और मोबाइल कुछ भी काम नहीं कर रहा था तो वो उन्हें बेच भी नहीं सकता था। इसका मतलब यही है कि अब हयातो के पास चबन्नी भी नहीं बची और अब वो मुझसे भी बड़ा गरीब हो चुका है। तभी एमी हयातो से कहती है आई नो कि तुम काफी फ्रस्ट्रेट हो और अगर तुम चाहो तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए मेरे संतरे निचोड़ सकते हो। लेकिन ये सुनकर हयातो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस बार वो एमी को पकड़कर पिटाई लगाने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं हयातो के कैफे की रीओपनिंग हो चुकी थी। हयातो सभी लड़कियों से कहता है फिलहाल हमारे पास 0 फंड्स हैं तो सभी लोगों को फोकस्ड रहना होगा। तभी ओका अकाने की ड्रेस में कुछ ठीक करने लगती है। हयातो अकाने को देखकर उसे कहता है अकाने तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, तुम्हें देखकर बिल्कुल रिच लेडी वाली वाइब आ रही है। जिस पर अकाने शर्माने लगती है। साथ ही उसके लिए वो हयातो को थैंक्स भी करती है। इसके बाद रिहो हयातो से कहती है हयातो अब तुम्हें काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि कैफे में सारे कस्टमर्स अच्छे ही नहीं आते, कुछ का बिहेवियर गलत भी होगा और उस मोमेंट पर तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। हयातो कहता है ठीक है पर मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे समझा रही हो। इसके बाद हम देखते हैं इनके कैफे में कुछ कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। सभी लड़कियां उनका वेलकम करती हैं और हयातो उनके लिए कॉफी रेडी करने लगता है। एक बंदा हयातो की कॉफी को टेस्ट करके कहता है इस कॉफी का टेस्ट बिल्कुल पुराने ओनर की कॉफी के टेस्ट जैसा ही है। ओनो उन्हें बताती है दरअसल ये कॉफी उनके पोते ने बनाई है, जिस पर वो कस्टमर हयातो की तारीफ करते हैं। आफ्टर दैट वहाँ काफी ज्यादा कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से कैफे में काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे थे, यहाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी कैफे में एक बूढ़ा आदमी आता है। हयातो ये देखकर समझ जाता है कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो दादी को हमेशा परेशान किया करता था और हमेशा उन्हें नीचा दिखाया करता था। लड़कियां भी उसे देखकर पहचान जाती हैं। वो बूढ़ा आदमी हयातो से कहता है मुझे इस कैफे की सबसे बेस्ट कॉफी चाहिए। वहीं लड़कियां प्लान कर रही थी कि उस बूढ़े आदमी की वजह से कहीं अगर हयातो को गुस्सा आया तो सारी सिचुएशन को उन्हें ही हैंडल करना होगा। इसके बाद हयातो उसे कॉफी सर्व करता है। साथ ही वो उसे कहता है आपने इस कैफे और मेरी दादी के लिए जो भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आदमी कहता है हाँ ठीक है पर यही बात तुम्हें झुक कर कहनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी दादी हमेशा मेरे सामने झुक कर ही बात किया करती थी और उनके झुकने का अंदाज मुझे काफी पसंद था। ये सुनकर हयातो को काफी गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर उसके सामने झुक जाता है। ये देख सभी लड़कियां काफी शौक हो जाती हैं। वो आदमी हयातो से कहता है मुझे तेरे झुकने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि तेरी दादी हमेशा मेरे सामने एक पालतू कुत्ते की तरह झुका करती थी। और ये बात सुनकर हयातो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी वो सारी लड़कियां उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती हैं। पर हयातो उन सभी को मौके पर रोक लेता है। हयातो कहता है मुझे माफ करना पर हमारे कैफे में कॉकरोच आ गया है और शायद वो इसी सीट पर है, इसीलिए वो सभी उसे मारने के लिए आई थी। वो बुड्ढा समझ जाता है कि ये उसे ही कॉकरोच बोल रहा है
इसलिए वो ओनो के स्कर्ट को पकड़कर उठा देता है, पर हयातो उसका हाथ पकड़कर कहता है आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं आपकी इस हरकत पर आपको जेल भी भेज सकता हूँ। कैफे में बाकी सारे लोग हयातो को सपोर्ट करते हुए कहते हैं हाँ और हम इसके आई विटनेस रहेंगे। इसके बाद उस बुड्ढे को वहाँ से जाना ही पड़ता है। हयातो ओनो से पूछता है क्या वो ठीक है? ओनो कहती है हाँ थैंक्स, तुमने जो भी मेरे लिए भी किया। वो ओनो से कैफे के बाहर नमक छिड़कने के लिए कहता है ताकि इस बुड्ढे जैसे बुरे लोग यहाँ ना आ पाए। सभी लड़कियाँ हयातो से माफी मांगती हैं क्योंकि वो उस बुड्ढे की बात सुनकर काफी एग्रेसिव हो चुकी थी। हयातो कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद एमी आकर उसे चिपक जाती है और कहती है तुम काफी कूल लग रहे थे जब तुमने उस बुड्ढे को यहाँ से जाने के लिए कहा। दूसरी ओर हम ओनी को देखते हैं जो कैफे के बाहर नमक छिड़क रही थी। वो कहती है हयातो 15 साल गुजरने के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ओनो हयातो को पहले से ही जानती है। अगले दिन हयातो सभी लड़कियों को बताता है हम लोगों को कुछ डिटैचमेंट ऐड करना चाहिए क्योंकि आने वाले चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में हम लोगों को कुछ सरप्राइज दे सकें। अब हयातो की बातों से लड़कियों को कुछ खास समझ नहीं आता। हयातो कहता है मुझे लगता है आने वाले चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में हमें वहाँ जाकर एक स्टोर ऐड करना चाहिए। जो सुनकर लड़कियां कहती हैं इसका मतलब है कि हम सभी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। हयातो कहता है हाँ क्योंकि कैफे को बंद रखने का आइडिया बिल्कुल गलत होगा, लेकिन इससे ओका काफी एक्साइटेड थी। वो कहती है मैं फेस्टिवल में जाने के लिए अपनी ड्रेसेस को और भी अपग्रेड कर दूंगी, जिस पर ओनो कहती है अगर हम लोग ऐसा करने वाले ही हैं तो हम लोगों को वहाँ एक नए मेन्यू को ले जाना चाहिए। हयातो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो क्योंकि हम लोग वहाँ कॉफी के भरोसे तो नहीं चल सकते, इसलिए हम लोग वहाँ के लिए एक नया मेन्यू तैयार करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम ओनो को कोई रेसिपी बनाते हुए देखते हैं। दरअसल ओनो एक नई तरह की कुकीज बनाने की ट्राई कर रही थी। वो कहती है मैं इन कुकीज में वाइन मिलाने वाली हूँ एंड कुक करते टाइम वो वाइन वेपराइज्ड हो जाएगी, जिससे ये कुकीज बच्चों के लिए भी सेफ हो जाएंगे। खैर कुछ ही देर में वहाँ पर रिहो आती है। रिहो उनसे पूछती है क्या वो उनकी कुछ मदद कर सकती है, लेकिन ओनो और हयातो तो कुकीज के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए वो रिहो की बात का कोई जवाब नहीं देते। रिहो पास आकर अगेन उस सवाल को पूछती है, लेकिन हयातो उसे मना कर देता है, जिस पर रिहो को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मैं सुबह सुबह तुम्हारे पास उठ कर आई ताकि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं, पर तुम लोग मुझे यूजलेस समझ रहे हो। हयातो कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। वो सिचुएशन को संभालते हुए कहता है दरअसल मैं ये चाहता हूँ जब हम फेस्टिवल में जाएंगे तब तुम पूरे कैफे की इंचार्ज होगी क्योंकि तुम बाकी लड़कियों से ज्यादा समझदार हो। और हयातो की ये बात सुनकर रिहो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है तुम चिंता मत करो मैं पूरे कैफे को संभाल लूंगी। इसके बाद ओनो दोबारा से अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर देती है। वो उसमें नए फ्लेवर ऐड करती है और ये सब देखकर हयातो से पूछता है ओनो तुमने कभी कुकिंग क्लासेस वगैरह ली है क्या? ओनो बताती है नहीं, दरअसल मैं जब बचपन में अपने पापा के साथ एक रेस्टोरेंट में जाया करती थी तब मुझे वहाँ एक चीज की स्मेल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। हयातो कहता है किस तरह की स्मेल? क्या वो स्मेल डिश या किसी फूल वगैरह की थी? ओनो कहती है नहीं, दरअसल वो स्मेल तुम्हारे पसीने की तरह लगती है। और ये सुनकर हयातो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ओनो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन अगले ही पल ओनो उसके गले लग जाती है। हयातो समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं कर रही थी। ओनो कहती है जब कोई औरत मर्द के पसीने को स्मेल करती है तब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हयातो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ओनो अचानक से ऐसा बिहेव क्यों करने लगी, पर अगले ही पल हयातो समझ जाता है कि जो उन्होंने अपनी रेसिपी में वाइन मिलाई थी उसके वेपराइज होते समय उन्होंने उसे इनहेल कर लिया। दैट्स रीजन फॉर दैट कि वो ऐसा बिहेव कर रही है। तभी यहाँ पर रिहो आ जाती है। वो कहती है अच्छा मुझे लग ही रहा था कि तुम नए मेन्यू का तो सिर्फ बहाना बना रहे हो, तुम्हारा असली मकसद तो ओनो को शराब पिलाकर चीन टपाक डम डम करने का था। और यहाँ से सीन चेंज होता है, हम एमी को देखते हैं जिसने अपनी मेड वाली ड्रेस को पहना हुआ था और ओका उसे और भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रही थी। एमी कहती है ओका तुम फ्यूचर में काफी अच्छी डिजाइनर बनोगी। तभी ओका एमी से पूछती है वैसे एमी तुम फ्यूचर में क्या करने वाली हो? एमी कहती है मैं सभी लोगों की मसीहा बनना चाहती हूँ। ओका कहती है जैसे कि पुलिस? एमी कहती है नहीं, मैं बस घूमकर पेट्रोलिंग करूंगी और मुझे कोई भी ठरकी लौंडा मिलेगा तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तभी एमी अपना हेयर बैंड निकाल कर ओका से कहती है ओका क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे मैं इस हेयर बैंड से किसी पर अटैक कर सकूं? तभी वहाँ भागता हुआ हयातो आ जाता है। उसके पीछे से ओनो भी आ गई थी जिसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे। तभी हयातो एमी से वो हेयर बैंड छीन कर ओनो के संतरों के ऊपर लगा देता है। हयातो की इस काम से ओनो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ओका और एमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। एमी उसे बैड बॉय बोलकर पंच कर देती है जिससे हयातो की हालत
हालत खराब हो जाती है। अब अगले सीन में हम सीधा फेस्टिवल वाले दिन को देखते हैं, जहाँ हयातो और एमी दोनों ही काम कर रहे थे। हयातो एमी से पूछता है, वैसे एमी तुम आज काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रही हो। एमी कहती है, दरअसल मुझे ये ड्रेस काफी ज्यादा एनर्जी दे रही है। तभी वहाँ पर एक अंकल और आंटी आते हैं, वो इन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए थे। एमी जल्दी से वो खाना उनसे ले लेती है। हयातो कहता है, वो हमसे बड़े हैं एमी, तो प्लीज उनसे थोड़ा तमीज से पेश आओ। साथ ही हयातो अंकल और आंटी से कहता है, हमें माफ कर देना क्योंकि हमने अपना स्टॉल ठीक आपकी दुकान के सामने लगाया है। वो कहते हैं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी दादी ने हमारी काफी ज्यादा मदद की है। इसके बाद हयातो एमी से कहता है, वैसे एमी ये ओका क्या यहाँ सिर्फ सोने के लिए आई है? तभी एमी ओका के मुंह में ब्रेड ठूसने लगती है, जिससे ओका की नींद खुल जाती है। ओका कहती है, मुझे माफ कर देना, क्या मैं सो रही थी? हयातो कहता है, हाँ तुम काफी लंबे समय से सो रही थी। वो कहती है, तब तो तुम्हें मुझे जगाना चाहिए था ना। हयातो कहता है, फिलहाल हमारे पास कोई काम नहीं है, तो अगर तुम घर पर जाकर आराम करना चाहती हो तो जा सकती हो। ओका कहती है, नहीं मुझे बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोना है। अब ओका वहाँ से आते वक्त 3 लड़कों से टकरा जाती है। दूसरी ओर हम एमी और हयातो को देखते हैं। हयातो कहता है, अब तक काफी देर हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों ओका अभी तक नहीं आई। एमी कहती है, क्या कहीं वो बाथरूम में सो तो नहीं गई? तभी ये लोग जाकर देखते हैं कि ओका को तो 3 लड़के छेड़ रहे थे। तभी ओका हयातो के पास आती है। हयातो उन लड़कों से कहता है, मुझे माफ करना, ये लड़की मेरे लिए काम करती है, तो क्या आप कहीं और जा सकते हैं? लेकिन हयातो की इस बात पर वो तीनों लड़के उससे काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। एमी कहती है, हयातो क्या मैं इन्हें सबक सिखाऊं? लेकिन तभी वहाँ वो अंकल और आंटी आ जाते हैं। वो उन तीनों लड़कों से कहते हैं, तुम लोग अभी अगर यहाँ से नहीं गए तो हम लोग पुलिस बुलाएंगे और लड़की को छेड़ने की वजह से तुम्हें अच्छी खासी जेल भी होगी। अब वो तीनों लड़के अपने खिलाफ बढ़ती हुई भीड़ को देखकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर वहाँ से जाते वक्त वो कहते हैं, हम इसका बदला जरूर लेंगे। तभी वो अंकल हयातो से कहते हैं, हयातो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमें बता सकते हो। जिस पर हयातो उन्हें थैंक्स करता है। अगले सीन में हम इन सभी को कैफे में बैठा देखते हैं। वो सभी आज वाले इंसिडेंट के ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे। तभी हयातो कहता है, फिलहाल हमारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और हमें इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना देकर अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे सभी लड़कियां एग्री करती हैं। और यहाँ से सीन चेंज होता है। अगले दिन हम देखते हैं हयातो, ओका, एमी तीनों अपने स्टॉल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उनके स्टॉल के सामने काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि उनका सारा सामान किसी ने तोड़ दिया है और उनकी सारी चीजों को तहस नहस कर दिया है। ओका कहती है, मुझे यकीन है कि उन तीनों ने ही हमारे स्टॉल का ये हाल किया है क्योंकि उनमें से एक लड़का उस बुड्ढे का पोता है जो हमारे कैफे में आकर दादी की बेइज्जती किया करता था। अंकल कहते हैं, हयातो तुम्हें अपने सारे सामान को इकट्ठा करके अपनी दुकान को दोबारा से रेनोवेट करना चाहिए। हयातो कहता है, नहीं हम अब दोबारा स्टॉल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी वजह से वो लड़के आपको भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इसके बाद ये तीनों वहाँ से अपना बचा हुआ सामान लेकर जाने लगते हैं। जाते वक्त ओका हयातो से माफी मांगती है। वो कहती है, मुझे माफ कर देना हयातो क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं काम के वक्त ना सोती तो वो लड़के मुझे कभी नहीं मिलते। हयातो कहता है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने काफी मेहनत करके उन ड्रेसेस को डिजाइन किया था। ओका कहती है, वो तो सब ठीक है पर मेरी वजह से हमारे बिजनेस में नुकसान हो गया। हयातो कहता है, हमने बस अपना स्टॉल ही तो बंद किया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोगों ने हार मान ली और इस नुकसान के साथ मुझे हार मानना तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो कहता है, ओका मुझे कुछ यूनिक करने में तुम्हारी मदद चाहिए। और अगले सीन में हमें पता लगता है हयातो और ओका ने मिलकर एक कार्ड को डिजाइन किया है और वो कार्ड काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। हयातो एमी से कहता है, एमी हमारी जरूरत का सारा सामान इस कार्ड में रख दो। वो ओका से कहता है, तुम रियो से कहो हमारे पेज में हमारे कार्ड के बारे में एक पोस्ट अपलोड कर दे। इसके बाद ये तीनों बिल्कुल रेडी थे अपनी कार्ड को ले जाने के लिए। अगले सीन में हम इन्हें फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ इनकी कार्ड के सामने काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। ओका कहती है, हयातो हमारी कार्ड के सामने इतने ज्यादा कस्टमर क्यों आ रहे हैं? हयातो कहता है, ये सब रियो की मेहरबानी है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमारी कार्ड का प्रमोशन कर रही है। ओका कहती है, वो सब ठीक है पर जिस हिसाब से हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं उतना तो हमारे पास सामान भी नहीं है। इसके इतना कहते ही वहाँ एमी भागते हुए आती है जिसकी पीठ पर एक बैग था जिसमें इनकी जरूरत का सारा सामान था। हयातो एमी के पास आकर उसे कहता है, एमी मैं तुम्हारे लिए काफी ग्रेटफुल हूँ और मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। एमी कहती है, तुम्हें ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी ये काम करने में मजा आता है। इधर एक आदमी ओका की ड्रेस और उसकी कार्ड की तारीफ कर रहा था। तभी उसके पास हयातो आकर उसे कहता है, दरअसल ओका एक फ्यूचर में डिजाइनर
बनना चाहती है और ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा मेहनती है। हयातो के मुंह से ओका को अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ ये तीनों अपने सामान को बेचकर अपनी कार्ड को घर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक इनके सामने वही तीनों लड़के आ जाते हैं। ओ तो तुम अभी सुधरे नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारे स्टॉल को तोड़ने के बाद तुम लोग सुधर जाओगे। हयातो कहता है अच्छा तो तुमने ही हमारे स्टॉल का सामान बर्बाद किया था, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हयातो की बात सुनकर उस बुड्ढे का पोता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हयातो को पंच कर देता है। आफ्टर दैट हयातो कहता है अगर हम पर कोई अटैक करता है तो कानूनी रूप से हम अपने बचाव के लिए उस पर अटैक कर सकते हैं। तभी एमी हवा में उड़ते हुए आती है और उनमें से एक लड़के को भी जोरदार किक मारती है। वो कहती है क्योंकि तुमने हयातो के ऊपर पहले अटैक किया तो हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस में तुम पर अटैक कर सकते हैं। इसके बाद वो दूसरे लड़के के ऊपर किक करके उसकी भी हालत खराब कर देती है, लेकिन वो तीसरे लड़के को मार पाती उससे पहले ही वो काफी थक जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए उनमें से एक लड़का एमी के ऊपर डंडे से अटैक कर देता है। अब उसका अटैक एमी को हिट कर पाता उससे पहले ही एमी अपने हेयर बैंड से उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद वो अपना जोरदार पंच उस लड़के को मारती है जिससे वो लड़का भी नॉकआउट हो जाता है। हयातो पूछता है वो सब ठीक है पर तुमने अभी अभी ये क्या किया। एमी बताती है दरअसल ये ओका ने मेरे लिए हेयर बैंड शूटर बनाया था जिससे मैं किसी के ऊपर शूट कर सकती हूँ। इसके बाद वो तीनों लड़के दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं, साथ ही वो एमी की ताकत को देखकर काफी हैरान थे। हयातो कहता है अच्छा हुआ कि तुम्हारा सामना ओका से नहीं हुआ क्योंकि वो हमारे कैफे की लेजेंडरी लेडी है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे ऊपर अटैक करती तो तुम्हारा जिंदा बचना नामुमकिन था। ऑब्वियसली हयातो फेंक रहा था उन्हें डराने के लिए और उसका ये प्लान काम भी कर जाता है। वो लड़के से काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ओका हयातो के पास आकर उससे कहती है हयातो तुमने अपने आप को उन लड़कों से मारने क्यों दिया, इससे तुम्हें काफी चोट लग सकती थी। हयातो कहता है मुझे माफ कर देना, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लड़के तुम्हारी इतनी मेहनत से बनाई कार्ड को भी बर्बाद कर सकते थे और मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारी मेहनत को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। अब उसकी ये बात सुनकर ओका उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कैफे में काफी ज्यादा भीड़ थी और इस भीड़ को हैंडल करने के लिए यहाँ बस ओनो और हयातो ही थे। हयातो कहता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के बाद हमारे कस्टमर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से उन्हें हैंडल करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तुम में से 3 लड़कियों के यहाँ रखना चाहिए था। ओनो कहती है चिंता मत करो हयातो, मैं यहाँ सबको संभाल लूंगी। तभी वहाँ पर रिहो आ जाती है, वो कहती है अब चिंता मत करो क्योंकि मैं आ गई हूँ तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ओनो रिहो से कहती है पर तुम्हारे तो आज क्लासेस थे ना। रिहो कहती है मुझे लगा था कैफे में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है तो मैंने अपने कॉलेज से जल्दी छुट्टी ले ली। अब हम शाम को देखते हैं ये सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। हयातो आज काफी ज्यादा थक चुका था इसीलिए वो खाना भी नहीं खा पा रहा था। एमी कहती है हयातो अगर तुम अपना खाना नहीं खा रहे हो तो क्या मैं तुम्हारा खाना खा लूं। रिहो कहती है तुम अपना खाना खाओ और बकवास मत करो। अकाने रिहो से कहती है रिहो तुम्हें भी इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। रिहो कहती है नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और अब रात हो जाती है, हम देखते हैं अब तक सभी लोग सो चुके हैं। तभी हम देखते हैं हयातो बाथरूम जाने के लिए उठता है। वो हॉल में आकर देखता है कि रिहो के रूम की लाइट्स अभी भी ऑन है। वो रिहो के रूम के पास जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि वो अभी तक जाग रही है। हयातो से पूछता है रिहो तुम अभी तक जाकर क्या कर रही हो। रिहो कहती है दरअसल मैं हमारे कैफे की प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी। साथ ही वो हयातो को कैफे के लिए एक स्कीम भी बताती है जिस पर हयातो एग्री करता है। रिहो कैफे को बूस्ट करने के लिए हयातो को कई और भी प्लान बताती है पर हयातो कहता है रिहो तुम इतना ज्यादा काम क्यों कर रही हो, तुम्हें उतना ही काम करना चाहिए जितना मैं तुम्हें पेमेंट करता हूँ। पर इस बात से रिहो काफी ऑफेंड हो जाती है। वो कहती है मुझे इस कैफे ने काफी कुछ दिया है और ये कैफे दादी की आखिरी निशानी है तो मैं इस कैफे के लिए वो सब कुछ करूंगी जो मैं इस कैफे के लिए कर सकती हूँ। हयातो कहता है बस मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था, अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो तुम्हारा 1 साल तक टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और वैसे भी मैं उस कैफे का ओनर हूँ और उस कैफे को बचाने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। और वैसे भी तो तुम अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ही कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हो। और हयातो की ये बात सुनकर रिहो को दादी की याद आ जाती है और दादी रिहो के सिर पर हाथ रखकर कहती थी तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ मैं हूँ। और ये सब बातें याद करके रिहो की आंखों से आंसू आ जाते हैं। हयातो से कहता है अरे अरे तुम इतनी इमोशनल क्यों हो गई। रिहो रोते हुए कहती है नहीं बस उसकी आंखों में थोड़ा सा कचरा चला गया। हयातो उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। और इतना सुनकर रिहो बड़े आश्चर्य
आश्चर्य में उसकी ओर देखने लगती है। रियो अपने सिर से उसका हाथ हटाकर कहती है, प्लीज मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। इसके बाद हेयातो वहाँ से चला जाता है। तब रियो मन में सोचती है, जितना मैं सोच रही थी हेयातो उससे ज्यादा समझदार है। अब यहाँ से हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लड़कियाँ एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। हेयातो उन सभी को थैंक्स करता है, क्योंकि उन सभी लड़कियों की वजह से कैफे काफी अच्छा रन कर रहा था। इसके बाद ये सभी मिलकर दोबारा से कैफे के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। इसके बाद अकाने अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके वहाँ से जाने लगती है और यहाँ हमें पता लगता है कि आज कैफे बंद रहेगा, तो आज सभी लड़कियों की छुट्टी है। हेयातो लड़कियों से पूछता है, वैसे अकाने अपने छुट्टी के दिन क्या करती है, और हमें पता लगता है जब अकाने फ्री होती है तो वो कॉन्सर्ट वगैरह करती है। इससे ज्यादा उसके बारे में किसी लड़कियों को कुछ भी नहीं पता है। अब ये बात सुनकर ये सभी अकाने से वो वाला बिजनेस एक्सपेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हेयातो उठता है और कहता है, हाँ अकाने के कॉन्सर्ट में कुछ खास नहीं होगा, इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं बताती। अब अगले सीन में हम हेयातो को सिटी में देखते हैं, जहाँ वो कैफे का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए आया था, लेकिन तभी उसका ध्यान उसके पास खड़ी दो लड़कियों की बातों के ऊपर जाता है। वो कह रही थी अकाने कितनी अच्छी सिंगर है और वो कितना अच्छा गाना गाती है, देख लेना अकाने एक दिन बहुत ही बड़ी सिंगर बनेगी। और अब यहाँ से सीन चेंज होकर सीधा अकाने के कॉन्सर्ट के ऊपर जाता है, जहाँ हजारों की भीड़ अकाने का गाना सुनने के लिए आई थी और सभी को अकाने का गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। इसके बाद उसका कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है और हम अकाने की ऑडियंस में हेयातो को भी खड़ा देखते हैं। अगले सीन में अकाने वहाँ से जा ही रही होती है, तभी उसकी टीम के मेंबर उसे कहते हैं, अकाने क्या तुम आज हमारे साथ खाना खा सकती हो, लेकिन अकाने उन्हें मना करते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ खाना खाती हूँ। इसके बाद अकाने वहाँ से जाने लगती है। हम देखते हैं रास्ते में हेयातो भी खड़ा था, लेकिन अकाने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती। तभी हेयातो अकाने को पीछे से आवाज लगाता है। अब हेयातो को वहाँ देख अकाने काफी शौक हो जाती है। अकाने उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेयातो कहता है, दरअसल मैं कैफे का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए आया था, पर मैंने सुना कि यहाँ कोई इंडी नाम का बैंड अपना कॉन्सर्ट करने वाला है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ यूनिक ट्राई किया जाए, तो मैंने भी इस कॉन्सर्ट को एंजॉय किया। और ये सुन अकाने और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। अब इसके बाद हेयातो अकाने के गाने की तारीफें करना शुरू कर देता है, जिससे अकाने बहुत ही ज्यादा शाई फील करने लगती है। हेयातो को इतना मुस्कुराता देख अकाने उसे पूछती है, हेयातो तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? हेयातो कहता है, क्योंकि रोज रोज तुम्हारी टांग खींचने का मुझे मौका भी तो नहीं मिलता है। अकाने कहती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा गंदे लड़के हो। और दूसरी ओर हम एमी और बाकी लड़कियों को देखते हैं, जिन्होंने इनके इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया था। इसके बाद हम अकाने और हेयातो को एक ट्रेन में देखते हैं। हेयातो अकाने से कहता है, अकाने तुम्हें अपने कॉन्सर्ट के बारे में बाकी लड़कियों को बताना चाहिए, क्योंकि वो लोग मुझसे कह रहे थे कि उन्हें भी तुम्हारा कॉन्सर्ट देखना है। अकाने कहती है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे उनके सामने काफी एम्बैरेसिंग फील होगा। इसके बाद हेयातो से कहता है, मुझे सच में ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि तुम अपने फैशन को फॉलो कर रही हो, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि हमारा कैफे और भी ज्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि जब तक तुम अच्छी म्यूजिशियन नहीं बन जाती तब तक यहाँ अच्छे से लिविंग कर सको। अकाने कहती है, अरे नहीं, मैं तो बस ये सारे काम अपने मजे के लिए करती हूँ, मुझे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। हेयातो उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, क्योंकि जब तक कोई म्यूजिशियन अपने दिल से गाना नहीं गाता तब तक लोगों को उनका गाना पसंद नहीं आता, और मुझे तो तुम्हारा गाना इतना अच्छा लगा कि मैंने तुम्हारे गानों की एक सीडी खरीद ली। अगले सीन में हम अकाने को धूप सेकते हुए देखते हैं। अकाने एमी से कहती है, तुम भी मेरे पास आ जाओ, क्योंकि यहाँ काफी अच्छी धूप लग रही है, जो सुनकर एमी भी उसके पास आ जाती है। तभी ओका ओनो से पूछती है, ओनो क्या तुम्हें पता है कि हेयातो कहाँ है? ओनो बताती है, वो सिटी गया है ताकि वो कैफे का जरूरी सामान ला सके। अब ये सारी लड़कियां एक साथ बैठकर आपस में बातें करने लगती हैं। तभी रिहो सभी लड़कियों से कहती है, वैसे हेयातो काफी ज्यादा अजीब है। लड़कियां पूछती हैं, ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? रिहो बताती है, क्योंकि वो 5 इतनी क्यूट लड़कियों के साथ रहता है, लेकिन तब भी उसे ऐसा वैसा करने का मूड नहीं होता है। तभी ओनो कहती है, वो तो मुझे नहीं पता, पर हेयातो है तो एक लड़का ही, तो अगर कोई लड़की उससे ज्यादा क्लोज होगी तो शायद वो अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए। खैर हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेयातो ऐसा वैसा नहीं करेगा। तभी रिहो कहती है, वो सब ठीक है, पर हेयातो ने हमसे कहा था कि वो 1 साल तक इस कैफे को रन करेगा। अगर फिर भी उसे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो वो इस कैफे को बंद कर देगा। और मान लो अगर ये कैफे चलता भी रहा तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इन फ्यूचर क्या करेगा? ओका कहती है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। जिस पर ओनो कहती है, शायद अगर ये कैफे अच्छे से चलता रहा तो शायद वो नए वर्कर्स को हायर कर लेगा, इसके बाद शायद वो यहीं शादी भी कर लेगा। अब ओनो की ये शादी वाली बात सुनकर लड़कियों के सारे सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं। तब रिहो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, शादी, और वो भी हेयातो से? ना। ओका भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, शायद उससे तो कोई भी शादी ना करे। ओनो कहती है, मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। एमी कहती है, मुझे तो हेयातो बहुत पसंद है, मुझे तो वो अपना खाना भी खिलाता है और मेरे साथ खेलता भी है। एमी तो एकदम उसके पेट की तरह बातें कर रही थी। इन सब के बाद अकाने कहती है, हो सकता है कि मैं हेयातो से शादी कर लूं। ये सुनते ही सभी लड़कियां उसकी ओर देखने
लगती हैं। अकाने कहती है अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी बस। पर लड़कियों को उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहती है मजाक, पर मुझे तो नहीं लगता कि तुमने ये मजाक किया। तभी एमी कहती है मुझे नहीं पता, पर मैं तो इस पूरे टाउन को प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद वो पूरे कमरे में भागना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर हयातो भी आ जाता है, जिससे एमी टकरा जाती है। हयातो वहीं पर बेचारा नीचे गिर जाता है। और अब तक हयातो एमी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। अब हयातो को इतने गुस्से में देखकर एमी उसे कहती है क्या तुम इन्हें दबाकर निचोड़ना चाहते हो? और ये सुनकर हयातो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर इन दोनों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अगले दिन जब रिहो किचन के पास आती है तब वो नोटिस करती है कि किचन से हयातो और ओनो की आवाजें आ रही हैं। जहाँ हयातो कहता है मैंने आज से पहले ये किसी लड़की के साथ नहीं किया और ये मेरा पहली बार है। जिस पर ओनो कहती है तुम भी बिल्कुल बच्चों के जैसे बातें कर रहे हो, इसे ठीक से बीच में रखो। अब ऐसी डबल मीनिंग बातों को सुनकर रिहो तो एकदम गलत ही सोच बैठती है। वो किचन का दरवाजा खोल कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ जाकर रिहो को पता लगता है ओनो तो हयातो को बस सैंडविच बनाना सिखा रही थी। रिहो कहती है ओ तो यहाँ ये चल रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। तभी रिहो भी हयातो से कहती है चलो फिर मैं भी तुम्हें सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। हयातो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है ओनो, मेरे लिए काफी है। वो कहती है नहीं नहीं तुम्हें पता भी है तुम कितना गंदा सैंडविच बनाते हो। ओनो कहती है रिहो हयातो अभी सैंडविच बनाना सीख रहा है और धीरे धीरे ही करके वो सीख पाएगा। इसके बाद ओनो हयातो से कहती है हयातो मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम एक अच्छे ओनर बनने के लिए काफी मेहनत कर रहे हो। जो सुन हयातो थोड़ा साई फील करता है, लेकिन ऐसा करते देख रिहो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद रिहो भी कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहती है हाँ हाँ मुझे भी लग ही रहा है एज अ ओनर तुम्हारा एटीट्यूड काफी बेहतर होता जा रहा है। जिस पर हयातो रिहो के सिर को सहलाकर थैंक्स बोलता है। हालांकि हयातो को ऐसा करते देख रिहो को काफी अच्छा लगता है, पर अपने सिर से वो उसका हाथ हटाकर कहती है तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। दूसरी ओर हम एमी को देखते हैं जो अपनी मार्शल आर्ट की काफी जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रही थी। उसके साथ वही ओका भी थी। वहाँ से सीन दोबारा से इन तीनों पर आता है जहाँ ओनो हयातो को दोबारा से सैंडविच बनाने सिखा रही थी। जहाँ रिहो हयातो और ओनो को इतना करीब देखकर काफी गुस्सा हो रही थी, इसीलिए वो हयातो को ओनो से दूर करके उससे कहती है क्या यार ओनो तुम हयातो को पुराने जमाने वाला सैंडविच बनाना सिखा रही हो, उसे कुछ नया सिखाना चाहिए जो आज की जनरेशन को पसंद आए। ओनो कहती है पर मैं वही हयातो को बनाना सिखा रही हूँ जो मुझे दादी ने बनाना सिखाया था। रियो कहती है हाँ हाँ पर वो काफी ओल्ड रेसिपी है। और इस बात पर इन दोनों की बहस होना शुरू हो जाती है। हयातो कहता है हाँ पर ये मुझे भी लगता है कि दादी का सैंडविच काफी ओल्ड फैशन है। और हयातो की ये बात सुनकर ओनो को काफी झटका लगता है। वो कहती है हयातो तुम दादी के सैंडविच के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुमने कभी दादी का सैंडविच टेस्ट किया भी है? हयातो कहता है नहीं मैंने कभी नहीं खाया। ओनो कहती है ठीक है तो फिर आज मैं तुम्हें वो सैंडविच बनाकर खिलाऊंगी। रियो कहती है तो ठीक है आज मैं भी तुम्हारे लिए एक नई जनरेशन वाला सैंडविच बनाऊंगी। एंड ऐसे करके इन दोनों के बीच एक कंपटीशन शुरू हो जाता है जिसका जज होने वाला था हमारा हयातो। कुछ ही देर में हम देखते हैं इन लड़कियों ने अपना अपना सैंडविच बनाकर रेडी कर दिया था, लेकिन हयातो तो अपना ही बना सैंडविच खाया जा रहा था। वो लड़कियां कहती हैं हयातो अब तुम हमारे सैंडविच को टेस्ट करो और बताओ कि हम दोनों में से किसका सैंडविच बेस्ट है। हयातो कहता है मुझे माफ करना मैंने अपने ही बने हुए सैंडविच कुछ ज्यादा ही खा लिया तो मेरा तो पेट एकदम फुल हो चुका है तो मैं इन्हें नहीं खा सकता। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले हयातो कहता है क्यों ना तुम बाकी लड़कियों को अपना अपना बना सैंडविच टेस्ट कराओ। उसके वहाँ से जाने के बाद दोनों लड़कियाँ सोच रही थी हयातो बस में इतना चाहती थी कि तुम हमारे बने हुए सैंडविच खाओ और उनकी तारीफ करो। अगली सीन में हम हयातो को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ हयातो सोचता है अगर मैं वहाँ उन दोनों का सैंडविच टेस्ट करता और उनमें से किसी एक को जज करता तो डेफिनेटली एक को बुरा लगता और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। शाम के वक्त हम देखते हैं ओनो रियो के सैंडविच को टेस्ट करके उसकी तारीफ करती है कि वो कितना अच्छा सैंडविच बनाती है। वहीं रियो भी ओनो के सैंडविच को टेस्ट करके उसकी तारीफ करती है। हयातो ये देखकर कहता है अरे वाह तुम तो दोबारा से एक हो गए। वो कहती है हाँ और हम दोनों लड़ थोड़ी ना रहे थे। अगले दिन ओका हयातो के पास आकर उससे कहती है हयातो तुम्हें पता है एमी आजकल बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। हयातो कहता है अच्छा ऐसा उसने क्या कर दिया? ओका कहती है आज मैंने नोटिस किया कि एमी सीढ़ियों से बिल्कुल आराम से उतरी और खाना खाते टाइम उसने दोबारा से भी खाना नहीं मांगा। हयातो कहता है इसमें अजीब क्या है, ये तो नॉर्मल बिहेव हुआ ना। ओका कहती है हाँ यही तो अजीब बिहेव है क्योंकि एमी कभी नॉर्मल बिहेव कर ही नहीं सकती। हयातो कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ओका कहती है हाँ कैसे समझ आएगा क्योंकि तुम अपने नए लैपटॉप में काम करने में जो बिजी हो। हयातो कहता है हाँ क्योंकि ये मैंने नया लैपटॉप लिया है और इसमें सारा सेटअप करना बाकी है। ओका मन में सोचती है मैं गॉड से दुआ करूंगी कि तुम्हारा यह नया लैपटॉप जल्दी टूट जाए। अगले सीन में हम एमी और हयातो को कैफे में साफ
सफाई करते हुए देखते हैं। एमी कहती है हयातो तुम जा सकते हो, मैं यहाँ काम कर लूंगी। और एमी का इतना अच्छा बिहेवियर हयातो को काफी अजीब लगता है। वो अकाने के पास जाकर उसे पूछता है, अकाने क्या एमी के साथ कुछ गलत हुआ है? अकाने कहती है हाँ, दरअसल आज वो अपना मार्शल आर्ट मैच हार गई क्योंकि उसका अपोनेंट मार्शल आर्ट का एक स्पेशलिस्ट था। सीन चेंज होता है, हम एमी और हयातो को एक साथ देखते हैं। हयातो एमी से कहता है, एमी तुम्हें पता है ओका तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता कर रही थी और ये सब पीछे खड़ी ओका भी सुन रही होती है। हयातो कहता है क्या तुम्हारा बिहेवियर इस वजह से चेंज हुआ है क्योंकि तुम अपने अपोनेंट से मैच हार गई? ये सुनकर एमी और ओका दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि ओका को ये पता नहीं था और एमी को ये नहीं पता था कि ये हयातो को कैसे पता। ओका पीछे से कहती है, एमी ये कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम्हें कोई कैसे हरा सकता है? ओका कहती है कि वो एक स्पेशलिस्ट है जिसे जापान की ओर से ओलंपिक में भी चुना गया है और मेरे कोच भी ये कह रहे थे कि तुम उससे कभी नहीं जीत सकती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। ओका कहती है ये सब बकवास बातें हैं, मेरा मानना है जो हार्ड वर्क करता है वो कुछ भी अचीव कर सकता है। हयातो कहता है ये तो बस फालतू की बात है, दरअसल टैलेंट और हार्ड वर्क में धरती आसमान का फर्क है, हार्ड वर्क टैलेंट को कभी नहीं हरा सकता। हयातो कहता है एमी बुरा मत मानना, पर मैच तुम इसलिए हारी क्योंकि तुम्हें टैलेंट की कमी है, शायद तुमने किसी एक टेक्निक के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस किया होगा, जबकि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें तुम स्पेशलिस्ट हो। अब हयातो की बातों से एमी काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी। ओका कहती है एमी मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पर हाँ ये बात तो है कि तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम स्पेशलिस्ट हो। तब एमी दोबारा से ओका से अपना डंबल लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद एमी हयातो को अपने हारने का रीजन बताती है। वो कहती है दरअसल मैच के टाइम मैंने अपनी उस टेक्निक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जिसका मुझे ठीक से नॉलेज नहीं था और इस चीज का फायदा उठाते हुए मेरे अपोनेंट ने मुझे हरा दिया। इसके बाद एमी दोबारा से नॉर्मल अजीब हो जाती है, पर उसी वक्त एमी के हाथ से वो डंबल छूट जाता है जो सीधा जाकर हयातो के लैपटॉप पर गिरता है, जिससे हयातो का वो लैपटॉप भी टूट चुका था, जो देखकर हयातो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हयातो को इतना गुस्से में देखकर एमी दोबारा से उसे कहती है ये लो तुम चाहो तो इनका कुछ भी कर सकते हो। और इस बार तो हयातो सच में काफी गुस्से में था, इसलिए वो सच में एमी के संतरों को काफी अच्छे से स्क्वैश कर देता है। अगले सीन में हयातो अकाने के पास उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन रिहो से कमरे के बाहर रोककर कहती है कि वो लोग अंदर कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हयातो उसकी बात नहीं मानता और वो अंदर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि अकाने और ओका तो दोनों कपड़े चेंज कर रहे थे, जो देखकर ओका हयातो के मुंह पर चप्पल फेंक कर मारती है। हयातो कहता है जो हुआ उसके लिए सॉरी, कपड़े चेंज करने के बाद तुम कैफे में मेरी मदद करने के लिए आ जाना। लेकिन हयातो के काफी इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई लड़कियां हयातो की मदद करने के लिए नहीं आती। हयातो मन में सोचता है जब से कैफे थोड़ा बहुत चलने गया लगा तब से इन लड़कियों ने काफी ज्यादा लापरवाही करना शुरू कर दी है। तभी हयातो को अपनी दादी की एक बात याद आती है जिन्होंने कहा था कि कैफे में हर एक पर्सन हमारी फैमिली की तरह है। हयातो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आखिर में मेरी कोई फैमिली नहीं है और ये लड़कियां मेरे लिए स्ट्रेंजर्स हैं। जहाँ से वो लड़कियों के पास आता है, पर उस वक्त वो यही बड़बड़ाया जा रहा था कि आज तो वो सब कुछ क्लियर करके रहेगा, लेकिन दरवाजा खोलकर जैसे ही वो कुछ कह पाता वो देखता है कि पूरा घर डेकोरेट है। वो लड़कियों से सरप्राइज देते हुए कहती हैं आज हमारे कैफे को अच्छे से चलते हुए 2 मंथ हो चुके हैं, तो आज हमारे कैफे की 2 मंथ एनिवर्सरी है। ओका कहती है क्योंकि तुम पिछले महीने काफी रूडली बिहेव कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने पिछले मंथ कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। हयातो कहता है वो तो सब ठीक है, पर इतने कामों के बीच तुम लोगों को डेकोरेशन करने का टाइम कब मिला? वो लड़कियां कहती हैं जब तुम सुबह हमारे कमरे में आए थे तो कपड़े चेंज करना तो एक बहाना था, दरअसल हम तुम्हें अंदर आने देना नहीं चाहते थे क्योंकि उस समय हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे। और हम देखते हैं इन सभी लड़कियों ने मिलकर काफी अच्छा खाना बनाया था। इसके बाद सभी लड़कियां एक एक करके उसके लिए हयातो से माफी मांगती हैं और थैंक्स करती हैं, जो भी हयातो ने अभी तक उन सभी लड़कियों के लिए किया। तभी ओनो कहती है हयातो हम लोग कैसे भी हैं पर हम लोग एक फैमिली हैं, इसलिए तुम्हें हमें स्ट्रेंजर्स नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, तभी अकाने के फोन पर कॉल आता है और वो उठकर बाहर चली जाती है। दरअसल ये कॉल अकाने की मॉम ने उसे किया था। उनसे बात करने के बाद अकाने का मूड कुछ खास ठीक नहीं दिखाई दे रहा था। खैर इसी के साथ हमारी इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, साथ ही मुझे इसका सेकंड पार्ट लाना चाहिए या नहीं ये भी बता ही देना। बाकी चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।